हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम बात करेंगे आज सीटेट पेपर 1 की, जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए होता है। इसमें हम जानेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे जो पूछे गए थे। कब पूछे गए थे? 29 जनवरी 2012 को हुआ था ये सीटेट। इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे हम इनको जानेंगे। इससे पहले भी हम एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जो कि आपका 26 जून 2011 में जो हिंदी पूछी गई थी, तो हमने हिंदी के प्रश्न लगाए थे। आज हम 2012 के जो पेपर है उसके लगाएंगे। तो बात करेंगे हम हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा फर्स्ट, ज़्यादातर फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी रखते हैं, तो हम इसी की बात करेंगे। निर्देश में है प्रश्न संख्या 51 से 105 जो संख्या है, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। चलिए देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 51 है हमारा। यहीं से हमारी जो भाषा फर्स्ट है वो स्टार्ट होती है। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा ऑप्शन है फर्स्ट, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। या सेकंड है, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। देखिए यहाँ पर केवल मिल गया, जैसे कि हमने कीवर्ड्स जाने। और देखिए थर्ड, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है। देखिए यहाँ पर ही मिल गया, यहाँ ही मिल गया, केवल मिल गया। चौथा है, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है, तो यहाँ पर केवल मिल गया। तो इसमें क्या है, ये सारे जो कीवर्ड्स मिले हैं ये सभी नेगेटिव हैं, तो इसीलिए इसमें जो सही होगा वो होगा मंदिरा लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। प्रश्न नंबर 92, इसमें क्या है, भाषा क्या है। फर्स्ट है, नियमों की जानकारी से ही निखरती है, विद्यालय से ही सीखी जाती है। देखिए ही एक नियमबद्ध व्यवस्था है या सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। तो इसमें सही हो जाएगा आपका थर्ड, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु? फर्स्ट है, भाषा की विभिन्न छटाएं। सेकंड, अभ्यासों में वैविध्य। थर्ड, पाठों की संख्या। फोर्थ, विषय वस्तु में वैविध्य। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव पूछा गया, यानी पॉजिटिव बिंदु होंगे और हमें जो कम महत्वपूर्ण होगा तो नेगेटिव ले सकते हैं, यानी नेगेटिव बिंदु होगा यहाँ पर। भाषा की विभिन्न छटाएं, ये सही होगा। और अब देखिए अभ्यासों में वैविध्य, तो विविधता की बात हो रही है ना, वैविध्य ये भी सही होगा। पाठों की संख्या ये थोड़ा कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाठों की संख्या पर कोई बुक निर्भर नहीं करती। बच्चों का स्तर कैसा है, बच्चों के लिए कितने रखे जाने, बच्चों के स्तर की बात होती है तब रखे जाते हैं चैप्टर, बच्चों को कितना सिखाया जाए। और विषय में वैविध्य, तो वैविध्य शब्द जो है हमारा ये कैसा है, सकारात्मक है, तो इसमें आपका थर्ड सही हो जाएगा, यानी नेगेटिव का भाई नेगेटिव। अगला है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। ऑप्शन है, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। सेकंड है, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है। थर्ड है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है। फोर्थ है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। तो इसमें से सबसे सही कौन सा आंसर होगा? इसमें से आपका आंसर होगा 94 का होगा आपका फोर्थ, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। ऐसे ही 95 प्रश्न है, भाषा अर्जन भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, नेगेटिव पूछा है। ऑप्शन है,
सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। सेकंड है भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। थर्ड है भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। फोर्थ है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो इसमें से नेगेटिव पूछा है। अब नेगेटिव के लिए यहाँ पर कौन सा सटीक बैठेगा, तो इसमें आपका सही हो जाएगा थर्ड। यहाँ नेगेटिव है और देखिए यहाँ भी नेगेटिव है, तो ये सही हो जाएगा। भाषा अधिगम में कभी भी, अधिगम में तो अनुवाद का अधिगम जो होता है वो तो अनुवाद के माध्यम से ही होता है, और इसमें कहा है कि अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता जबकि लिया जाता है। अगला प्रश्न है 96, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? ऑप्शन है बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। सेकंड, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य। थर्ड, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण। फोर्थ, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ भी नेगेटिव पूछा जाए, कम महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है, ठीक। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। ये प्राइमरी स्तर पर बच्चे विश्लेषण करना नहीं जानते, तो यहाँ पर बच्चों को ये कार्य नहीं दिया जा सकता। प्रश्न है 97, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? ऑप्शन है केवल कहानियाँ अथवा कविताएं। सेकंड, विदेशी साहित्य की रचनाएं। थर्ड, ऐसी रचनाएं जो बच्चे के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। फोर्थ, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा आपका थर्ड सही हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पूछा है ना, तो थर्ड हो जाएगा इसमें। ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। प्रश्न नंबर 98, ये क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? नोट वाला पूछा है। ऑप्शन है फर्स्ट, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। सेकंड है विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। थर्ड है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। फोर्थ है दैनिक जीवन में हिंदी को समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। तो क्षमता का विकास यानी क्षमता का विकास करना, तो इसमें आपको नोट वाला ढूंढना है। नोट वाला तो यही है आपका थर्ड, तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है कंठस्थ की, जबकि हम कीवर्ड्स जाने थे हमने। कंठस्थ क्या है? नेगेटिव बिंदु होता है, तो ये गलत हो जाएगा, और गलत का भाई गलत। अगला है 99, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? व्याकरणिक नियम। सेकंड है सीखने की क्षमता का आकलन। थर्ड है काव्य सौंदर्य, और फोर्थ है निबंध लिखने की योग्यता। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें आपका सही आंसर होगा, सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है ना इसमें, तो इसमें आपका सही बैठेगा सेकंड वाला, सीखने की क्षमता का आकलन करना, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की मौखिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। सेकंड ऑप्शन, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। थर्ड है संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, और फोर्थ है संज्ञा को परिभाषित कीजिए। तो इसमें आपका सही आंसर होगा सेकंड। कौन सा बच्चों की मौखिक क्षमता के आकलन को सबसे उचित तरीका है? मौखिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका क्या है? बादल, आसमान। मौखिक क्षमता यानी बादल के बारे में जब पूछेंगे तो बादल को विस्तार से बताएगा, जो भी बच्चा जानता होगा उसके बारे में, जो अपने अनुभव रखता होगा। आसमान, चिड़िया, बच्चे, इन सब के बारे में अपने अपने अनुभव बच्चे
व्यक्त करेंगे। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? फर्स्ट है संवाद अदायगी, सेकंड है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, थर्ड है अपने अनुभवों का वर्णन, फोर्थ है बातचीत करना। तो इसमें आपका सही हो जाएगा सेकंड वाला, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। ये सबसे कम, क्योंकि नेगेटिव पूछा है ना, कम प्रभावी, तो व्याकरण आधारित, व्याकरण भी आ गई और यहाँ पर अभ्यास शब्द भी आ गया। ये कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। प्रश्न नंबर 102, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समृद्ध भाषिक वातावरण, सेकंड है भाषा के व्याकरणिक नियम, थर्ड है भाषा पर आधारित प्रश्नोत्तर, फोर्थ है भाषा की पाठ्यपुस्तक। तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन होगा? इसमें आपका सबसे जो सटीक बैठेगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, समृद्ध भाषिक वातावरण। बच्चे को समृद्ध परिवेश दिया जाएगा तो बच्चे का जो भाषाई विकास है अच्छे से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सेकंड, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। थर्ड है, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। कम पाठों वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। इसमें पूछा है जो पॉजिटिव बिंदु, यानी सबसे सही क्या होना चाहिए, दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए सबसे सही क्या हो सकता है? तो इसमें सबसे सही जो उनके लिए हो सकता है वो है अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चे सुन सकें और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। प्रश्न नंबर 104, बहुभाषिकता। बहुभाषिकता है क्या? ऑप्शन है भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है, सेकंड भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, थर्ड है भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है और फोर्थ है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो बहुभाषिकता क्या है? एक संसाधन है। तो ये क्या है? भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन का काम करती है। तो इसका ये जो फोर्थ है, चौथा वाला ऑप्शन है, ये सही होगा। प्रश्न नंबर 105, बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या करते हैं? पहला ऑप्शन है भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, सेकंड अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं या कोरिलेट होते हैं, या फोर्थ है भाषा को समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो देखिए, कोरिलेट नहीं होते बच्चे, अपनी भाषा को उपयोग करने में समर्थ नहीं होते, ये गलत है, वो बच्चे होते हैं। अपनी भाषा को वो अपनी भाषा के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। इसमें आपका सही होगा सेकंड, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। अब हम पढ़ेंगे, पैराग्राफ दिया है, गद्यांश को पढ़ेंगे और इसमें से हम प्रश्नों को छांटेंगे, यानी ऑप्शन छांटेंगे। अपने निर्देश हैं, प्रश्न संख्या 106 से 114 तक जो भी प्रश्न दिए होंगे, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। चलिए पढ़ते हैं गद्यांश। समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं, स्कूल नहीं जाते, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं, और तीसरा समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते। उनसे गणना के इबारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं हैं, मौखिक गणना या मनगणित, जो मन में गणित करते हैं, मनगणित का प्रयोग बहुत कम किया। वनिस्बत उनके जो दुकानदार थे, स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सकता। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि
इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है, जबकि स्कूलों के बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है, वे अपने लिए ज़रूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक और एक कार्य क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं। इसलिए वे सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बढ़ाने में उनकी मदद करते हैं, वही उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें व्यवहारिक ज्ञान के ऊपर ये एक पैराग्राफ है, गद्यांश है। इसमें 3 तरह के बच्चे हैं जो कि जिन पर परीक्षण किया गया है गणित को लेकर। तो अब हम जानेंगे, प्रश्न देखेंगे कैसे प्रश्न पूछे हैं। 3 ग्रुप में बच्चे थे। एक तो बे बच्चे जो स्कूल भी जाते हैं और अपनी दुकान पर बैठते हैं, और एक बच्चे थे जो दुकान पर बैठते हैं, स्कूल नहीं जाते। और एक ग्रुप ऐसा भी था जिसमें बच्चे स्कूल जाते हैं, वो दुकान पर नहीं बैठते या दुकान में कोई काम नहीं करते। चलिए प्रश्न लगाते हैं। समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था? जैसे कि अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा, तो जो समस्याओं का हल खोजने से आधारित अध्ययन है वो किस विषय से जुड़ा है? ये जुड़ा है आपके गणित से। अगला है, किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया? तो किसने किया? जो दुकानदारी करते हैं, जो सिर्फ स्कूल जाते हैं, जो बच्चे ना तो दुकानदारी करते हैं और ना ही स्कूल जाते हैं, और फोर्थ है जो स्कूली बच्चे हैं दुकानदारी नहीं करते। इसमें सही आपका ऑप्शन होगा जो बच्चे दुकानदारी करते हैं। अगला है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए। सेकंड है, बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। थर्ड है, सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं। देखिए ही मिल गया, गणित सीख सकते हैं। फोर्थ है, बच्चों को गणित सीखना चाहिए। तो इसमें सबसे सही और सटीक आंसर क्या हो सकता है? इसमें सबसे सही जो ऑप्शन होगा वो आपका सेकंड होगा। बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं, यानी जो व्यवहार में आ जाती हैं बच्चों के, उन्हें बच्चे आसानी से सीख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्राय गलती नहीं करते हैं क्योंकि वे जन्म से ही बहुत दक्ष हैं। वे कभी भी गलती नहीं करते। गलती का असर उनके काम पर पड़ता है, या फिर फोर्थ है, इससे उन्हें माता पिता से डांट पड़ेगी। इसमें सही ऑप्शन होगा गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। अगला है, जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर कैसा होता है? अच्छा होता है, खराब अच्छा होता रहता है, संतोषजनक रहता है, या फिर खराब होता है। तो कौन सा सही होगा इसमें? इसमें सेकंड सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो दक्षताएं हैं हमारी, अगर दैनिक जीवन में हम उनको काम में नहीं लाएं तो क्या होगा? कुछ याद भी रहता है, कुछ भूल भी जाते हैं, या अच्छा प्रदर्शन रहता है उनमें, या फिर खराब होता रहता, चलता रहता है ये। अगला है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को, ऑप्शन है, संकुचित कर सकता है। अगला है, सीमित कर सकता है। संकुचित और सीमित एक ही बात है। थर्ड है, बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। या फोर्थ है, बनाने में मदद करता है। तो क्या है जो सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को क्या करता है? ये बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। अगला है, एक प्रत्यय का उदाहरण है संकुचित, सांस्कृतिक, चूंकि सीमित। तो क्या होगा? सांस्कृतिक। मनगढ़ंत का अर्थ है क्या है? मन ही मन हिसाब लगाना, कठिन गणित, या मनगढ़ंत गणित, या मनपसंद गणित। तो इसमें सही क्या होगा?
इसमें मन ही मन में हिसाब लगाना। अगला है संयुक्त क्रिया का उदाहरण है अध्ययन किया गया, दुकान संभालते हैं, हिसाब लगाते हैं, स्कूल जाते हैं। तो सही होगा इसमें अध्ययन किया गया, ये संयुक्त क्रिया है। देखिए ये भी एक क्रिया है, किया और गया, लेकिन अध्ययन किया और अगर कहें अध्ययन गया तो थोड़ा अशुद्ध लगेगा, इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो क्रियाओं को संयुक्त किया गया है, इसीलिए इसको संयुक्त क्रिया कहा जाएगा। अब यहाँ पर कुछ कविताओं की जो कविता है उसकी लाइनें दी हैं, इनमें से प्रश्न छांटने हैं आपको। प्रश्न संख्या 115 से 120 तक कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो कविता क्या है, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बहार, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार। वृंद लताएं पौधे डाली, वृंद लताएं पौधे डाली, चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग यही है सृष्टि का उपहार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार। मुश्किल से मिलता है जीवन हम सब इसे बनाएं चंदन, पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो है सब बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार। अब इसमें से हम लगाएंगे प्रश्नों के आंसर। तो प्रश्न नंबर 115 है, हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है? खुशियों से परिपूर्ण जीवन, पेड़ पौधों से घिरा जीवन, हरे रंगों से भरा जीवन, या फिर हरियाली युक्त जीवन। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या होगा? इसमें आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, खुशियों से परिपूर्ण जीवन, ये सही है। अगला है, कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं? तो जैसे कि उसमें कविता में दिया गया है, नदियाँ पर्वत हवा पेड़, इनसे क्या होता है, बाहर, ये बाहर लाती हैं। तो इसी वजह से तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका समस्त प्राकृतिक उपादान, जैसे पर्वत, नदी, हवा, पेड़, ठीक है, नदियाँ, ये सब क्या है, प्राकृतिक उपादान ही तो हैं। अगला है, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? पेड़ पौधे व डालियों को, वृंद लताओं को, हरा भरा जीवन, या फिर फोर्थ है प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी को। इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें आपका फोर्थ सही हो जाएगा। कवि ने सृष्टि का उपहार प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी, इसे ही कहा है सृष्टि का उपहार। अगला है, कवि यह संदेश देना चाहता है कि चंदन के पेड़ लगाने चाहिए, जीवन में सब बेकार है, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, या फिर फोर्थ है प्रकृति में पेड़ पौधे नदियाँ पर्वत शामिल हैं। तो सही आंसर होगा आपका थर्ड, ये पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। अगर पर्यावरण का संरक्षण ही नहीं किया जाएगा तो आप कहाँ से जो हरा भरा जीवन है ये जी पाएंगे, या फिर स्वस्थ रह पाएंगे, या फिर नदियाँ पर्वत पहाड़ हवा, इन सभी की जो बहार आती है, इन सभी की जो रौनक आती है, जो प्रकृति की देन है, इसका कैसे सुख भोग पाएंगे? ठीक, तो इसके लिए क्या करना है, हमको अपने पर्यावरण का संरक्षण करना है, अपनी प्रकृति को बचाए रखना है। अगला है, जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है, या व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है, संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, या फोर्थ है व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा सेकंड, व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है। अगर व्यक्ति है तो संसार है, और संसार है तो व्यक्ति है, व्यक्ति से संसार बना है और संसार में व्यक्ति रहता है। तो व्यक्ति और संसार क्या है, ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो इसमें ये सही हो जाएगा। अगला है हमारा 120वां प्रश्न है, जो कि आपका लास्ट है। अनुपम से अभिप्राय है। अनुपम, इसका क्या मतलब है? जिसकी उपमा न दी जा सके,
सुखद, आनंदमय या मनोहारी। तो इसका सही ऑप्शन होगा अनुपम, यानी जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, इसे कहेंगे हम अनुपम। तो ये था आपका प्रीवियस पेपर। आई होप ये आपकी आने वाली परीक्षा में आपको सहायता करेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।